स्वागत है आप सभी का। आप जुड़े हैं एजे इकोनॉमिक्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इस विषय में क्लासिकल्स अर्थात परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं। इसी संबंध में कीन्स की अवधारणा खासकर स्फीतिक अंतराल की चर्चा करेंगे और मुद्रास्फीति के विविध आकारों की बात करते हुए मांगजन्य स्फीति एवं लागतजन्य स्फीति से संबंधित पहलुओं पर भी संक्षेप में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुद्रास्फीति से आशय उस स्थिति से है जब अर्थव्यवस्था में सामान्य तौर पर कीमतों में वृद्धि दिखाई देती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कीमतों में होने वाली अल्पकालिक या थोड़े समय के लिए आकस्मिक या अचानक से और किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं कहलाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सामान्य कीमत स्तर में अपेक्षाकृत क्रमिक और लंबे समय तक वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के विषय में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रास्फीति एक शुद्ध मौद्रिक घटना है। अर्थात उनके अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण अर्थात मात्रा में वृद्धि होती है, कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या इरविन फिशर के मुद्रा परिमाण समीकरण के द्वारा भी की जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि पीटी बराबर एमवी पी कीमत स्तर है, टी लेन देनों की संख्या, एम मुद्रा की मात्रा और वी मुद्रा का चलन वेग है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पी बराबर एम बी अपान टी। यदि वी और टी स्थिर हों तो जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण में अर्थात मात्रा में वृद्धि होगी, कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इसी संबंध में कीन्सीय विचारधारा की चर्चा करें उसके पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि मांगजन्य स्फीति क्या होती है। तो जब समस्त मांग बढ़ रही होती है और वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति कम हो रही होती है, तब मांगजन्य स्फीति आती है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही होती है, अर्थात टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मुद्रास्फीति के संबंध में कीन्स के विचार क्या हैं, चलिए वो देखते हैं। कीन्स मुद्रास्फीति को शुद्ध मौद्रिक घटना नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, में स्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रतिपादित की और उन्होंने बताया कि पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त मांग की समस्त पूर्ति पर अधिकता, अर्थात जब पूर्ति की अपेक्षा समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो स्फीतिक अंतराल का जन्म होता है, जो कीमत वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कीन्स का मानना है कि जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तब तक स्फीति नहीं आ सकती। अर्थात यहाँ स्मरणीय है कि कीन्स यह मानते हैं कि स्फीति और बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्फीतिक अंतराल के बारे में। तो कीन्स के अनुसार स्फीतिक अंतराल योजनाबद्ध व्यय का वह आधिक्य है जो स्फीति के पहले अथवा आधार कीमतों से उपलब्ध उत्पादन से बढ़ जाता है। इसी संबंध में लिप्सी का कथन है कि आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगा, वही मात्रा स्फीतिक अंतराल होगी। इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके पहले एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि माना किसी अर्थव्यवस्था में स्फीति के पूर्व सकल राष्ट्रीय उत्पाद 200 करोड़ है, जिसमें सरकारी व्यय 80 करोड़, तब जनता के उपभोग के लिए 120 करोड़ का उत्पादन उपलब्ध है। अब यदि पूर्ण रोजगार स्तर पर चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय 250 करोड़ रुपए है, जिसमें
190 करोड़ व्यय योग्य आय है, यानी डिस्पोजेबल इनकम है, तब 190 और 120 का जो अंतर 70 करोड़ रुपए का आ रहा है, वही स्फीतिक अंतराल उत्पन्न करेगा। इसी बात को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में आधार अक्ष पर इनकम को एवं लंबवत अक्ष पर व्यय को प्रदर्शित किया गया है। 45 डिग्री की ये जो रेखा है, यह समस्त पूर्ति को प्रदर्शित करती है और C+I+G रेखा समस्त मांग को प्रदर्शित करती है, जिसमें उपभोग, निवेश व्यय एवं सरकारी व्यय के इच्छित स्तर को दर्शाती हुई यह समस्त मांग की रेखा है। अर्थव्यवस्था का समस्त मांग वक्र यानी कि C+I+G, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, बिंदु E पर 45 डिग्री रेखा AS को आय स्तर OI1 पर काटती है, जो पूर्ण रोजगार आय स्तर OIF से अधिक है। वह राशि जिसके द्वारा समस्त मांग अर्थात YFA पूर्ण रोजगार आय स्तर पर समस्त पूर्ति अर्थात YFB से अधिक होती है, स्फीतिक अंतराल है। जब संसाधन पूर्ण रोजगार पर होते हैं तो कुल व्यय की अधिक मात्रा स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार स्फीति अंतराल अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव लाता है, जो अधिक समस्त मांग के कारण होते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि स्फीतिक अंतराल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बचतों को इस तरह बढ़ाकर कि समस्त मांग घट जाए, स्फीतिक अंतराल समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह अस्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ ला सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी घातक स्थिति हो सकती है। स्फीतिक अंतराल कराधान बढ़ाकर एवं व्यय को कम करके समाप्त किया जा सकता है। मौद्रिक नीति का भी प्रयोग मुद्रा कोष को घटाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कीन्स अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय के पक्ष में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्फीति के विविध आकारों के बारे में, जिसमें पहला है मंद अथवा रेंगती स्फीति। जब कीमतों में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है तो इसे मंद स्फीति कह सकते हैं। गति के शब्दों में कीमतों में जो बढ़ने का क्रम होता है वो 0 से 3% या इससे भी कम दर में होती है। कीमतों में ऐसी वृद्धि आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित एवं आवश्यक मानी जाती है। दूसरा बिंदु है चलती हुई स्फीति। जब कीमतें साधारण रूप से बढ़ती हैं और वार्षिक स्फीति दर 1 अंक की होती है। दूसरे शब्दों में जब कीमतों में वृद्धि की दर 3 से 6% के बीच में पाई जाती है तो यह चलती हुई स्फीति कहलाती है। इस दर पर स्फीति सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है, ताकि इस दौड़ती हुई स्फीति में प्रवेश करने से पहले ही इसको नियंत्रित कर लिया जाए। अगला बिंदु है दौड़ती हुई स्फीति। जब कीमतें तीव्रता से 10 से 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती हैं तो उसे दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं। ऐसी स्फीति गरीब और मध्य वर्गों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अंतिम बिंदु है अतिस्फीति, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें कीमतों में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो 20 से 100% प्रति वर्ष के बीच देखी जाती है। इन्हीं चारों स्थितियों को हम एक चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में आधार अक्ष पर समय वर्षों में प्रदर्शित है, लंबवत अक्ष पर कीमत स्तर प्रतिशत में प्रदर्शित है और वक्र C मंद स्फीति को प्रदर्शित करता है, जब 10 वर्ष की अवधि के भीतर कीमत स्तर में लगभग 30% वृद्धि हुई है। वहीं वक्र W चलती हुई स्फीति को व्यक्त करता है,
जब 10 वर्ष की अवधि के दौरान कीमतों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। और वक्र आर तीव्र स्फीति को प्रदर्शित करता है जब 10 वर्षों में कीमतों में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। ऊपर की ओर ढालू वक्र एच अति स्फीति के मार्ग को प्रदर्शित करता है जब एक वर्ष से कम अवधि में ही कीमतें 100% से अधिक बढ़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, अर्थात लागत जन्य स्फीति की। तो लागत जन्य स्फीति को नई स्फीति भी कहा जाता है। इसके समर्थक मानते हैं कि कीमतों में वृद्धि के लिए लागत जन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लागत जन्य मुद्रास्फीति प्रमुख रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। पहली मुद्रा मजदूरी या मजदूरी वृद्धि जन्य स्फीति, जिसमें जब मजदूरी या मजदूर संगठन अपना यूनियन बनाकर अपनी मजदूरी बढ़वाते हैं और मालिकों के लाभ बढ़ते हैं तो लागत जन्य स्फीति का जन्म होता है। और दूसरी है लाभ वृद्धि जन्य मुद्रास्फीति,